प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे चुंबकत्व एवं द्रव्य में निरक्षीय स्थिति। पिछले क्लास में हमने अक्षीय स्थिति का व्यंजक स्थापित किए थे, उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 12th फिजिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यह वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं निरक्षीय स्थिति होता क्या चीज़ है। ठीक, चुंबकत्व एवं द्रव्य जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर का नाम है। ठीक, बुक में दिया हुआ है आपको, जब बिंदु विषुवत रेखा या निरक्षीय रेखा पर स्थित हो, अर्थात क्वेश्चन पेपर में आपको विषुवत रेखा करके दे सकता है, तो भी आप क्या करेंगे, इसी के व्यंजक को वहाँ पे हल करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। विद्युत में हम पढ़े थे निरक्षीय स्थिति, ठीक सेम वैसा ही इसमें भी हम पढ़ेंगे और उसी तरह का व्यंजक इसमें भी हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए निरक्षीय स्थिति होता क्या चीज़ है। अक्षीय स्थिति में हम क्या करते थे, ठीक ये चुंबक था और उसके अक्ष पर एक बिंदु लेते थे हम। ठीक, अक्षीय स्थिति में चुंबक के मध्य बिंदु O से ठीक बढ़ाए गए अक्ष पर कोई बिंदु लेते थे और उसको क्या कहते थे हम, चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहते थे। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए चुंबक के लंब अर्धक पर, लंब अर्धक मतलब होता है ये है हमारा चुंबक। ठीक, इस चित्र के बारे में देखिए, ये चित्र बना हुआ है, इसमें दिखा दूँ आपको, ये है हमारा चुंबक। ठीक, तो लंब मतलब क्या होगा, चुंबक का लंब ये होता है। ठीक, चुंबक के लंबवत अर्थात ये आपका चुंबक है और क्या है इसको हम क्या कहेंगे, उसका लंबवत कहेंगे। तो ये है चुंबक और इसके ये लंब। अब अर्धक अर्थात ये बीच से जाता है, देखिए ये दो भाग में टूट रहा है चुंबक का जो अक्ष है। ठीक, मैं आपको बताया था चुंबक का जो ध्रुव है, मतलब चुंबक के किनारे को छोड़ के ठीक थोड़ा सा यहाँ पे रहता है और दूसरा ध्रुव भी क्या होता है, मतलब एकदम यहाँ पे किनारे में नहीं चिपका होता है ध्रुव। ठीक, उसको छोड़ के यहाँ पे थोड़ा बीच में रहता है और इधर भी वैसा ही रहता है। तो क्या करते हैं हम, चुंबक के लंब अर्धक पर, तो यह इसका लंब हो गया। अब आधा मतलब चुंबक के आधा पे क्या हम करते हैं, हम एक बिंदु लेते हैं। तो इसको देखेंगे, चुंबक के लंब अर्धक पर कोई बिंदु P है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसे चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहते हैं, इसे अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। ठीक, तो समझ आया आपको परिभाषा बहुत ही आसान है। चुंबक के लंब अर्धक पर कोई बिंदु स्थित है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसे चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। चलिए डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, तो सबसे पहले नोट कर लीजिए आप परिभाषा। चलिए भाई परिभाषा लिखिए, जो हम बताए हैं वही परिभाषा होगा इसका। लिखिए, चुंबक के लंब अर्धक पर कोई बिंदु P स्थित है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसे चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ठीक, या निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। तो ये तो हुआ निरक्षीय स्थिति का परिभाषा। अब देखिए इसमें हम जानते हैं कि चुंबक की प्रभावकारी लंबाई क्या होती है, 2L होती है। ठीक, जब हम इस 2L को आधा आधा देंगे, मतलब O से इस तरफ देंगे, O से S की ओर, तो ये इस भाग का मान क्या होगा, स्मॉल l होगा, और इस भाग का मान क्या होगा, स्मॉल l होगा। अब इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं हम, ये R ने लिखा था मैं। ठीक, R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, ये R दूरी हम इसमें दर्शा देते हैं। ठीक, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, ठीक अब हम क्या करते हैं, बिंदु P पर उत्तरी ध्रुव की कल्पना करते हैं। तो यह है हमारा बिंदु P और यहाँ पे मैं कल्पना करता हूँ उत्तरी ध्रुव N का। ठीक, इस तरह से हम उसमें भी किए थे अक्षीय स्थिति में, बिंदु P पर उत्तरी ध्रुव की कल्पना किए थे। तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव अर्थात N की कल्पना करते हैं। तो अब देखिए ये N है और ये भी N है, मतलब यहाँ पे हम N ध्रुव की कल्पना की है। तो ये N और ये N, तो ये दोनों N क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये प्रतिकर्षित करेगा तो किधर प्रतिकर्षित करेगा, इस तरह से प्रतिकर्षित होगा ना। ठीक, इस तरह से जाएगा ये, तो यहाँ पे प्रतिकर्षित होता है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात N ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे हमें मिलेगा।
ठीक, B1। अब दूसरा देखिए, ये S है और हम P पे कल्पना किए हैं उत्तरी ध्रुव N की, तो ये N और ये S, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्योंकि ये एक विजातीय ध्रुव है। तो आकर्षित करेगा तो इस तरफ ये आकर्षित करेगा, ठीक, मतलब ये आकर्षित करेगा। तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा B2। ठीक, क्या होगा, B2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे B1 और B2, तो B1 का क्या होगा, यहाँ पे दो घटक होगा, एक होगा B1 cos थीटा और एक होगा B1 sin थीटा। ठीक, तो cos थीटा हम किस में लेते हैं, cos थीटा लेते हैं हम x अक्ष में और sin थीटा लेते हैं हम y अक्ष में। ठीक, x अक्ष में लेते हैं cos थीटा और y अक्ष में लेते हैं हम sin थीटा। तो हम y अक्ष अर्थात ये होगा y अक्ष। ठीक, तो ये क्या होगा, इस तरफ होगा ये। ठीक, इस तरफ ले लेते हैं हम B1 के लिए घटक B1 sin थीटा। ठीक, B1 का घटक होगा ये y अक्ष अर्थात इसको लेंगे तो ये B1 sin थीटा। अब x अक्ष हम यहाँ से लेते हैं। ठीक, यहाँ से ले लेता हूँ मैं x अक्ष, तो ये होगा, इसका घटक होगा B1 cos थीटा। ठीक, B1 sin थीटा y अक्ष के लिए घटक अर्थात ये, इसको हम ऊर्ध्वाधर घटक कहेंगे। तो B1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक है और B1 cos थीटा क्षैतिज घटक है। इसी तरह B2 के लिए है। ठीक, तो B2 के लिए जस्ट इसकी विपरीत दिशा में इस तरफ। ठीक, मतलब B1 sin थीटा के जस्ट विपरीत दिशा में B2 के लिए हो जाएगा B2 sin थीटा, B2 sin थीटा। ठीक, और इसके लिए क्षैतिज घटक हो जाएगा ये वाला। ठीक, ये जस्ट ऊपर वाला B1 cos थीटा और नीचे में हो जाएगा B2 cos थीटा। ठीक, इस तरह से B1 के दो घटक प्राप्त होते हैं, B1 sin थीटा, B1 cos थीटा, और B2 के दो घटक प्राप्त होते हैं, B2 cos थीटा और B2 sin थीटा। ठीक, तो यहाँ पे हम कोण ले लेते हैं थीटा और इसको भी कोण ले लेते हैं थीटा। यहाँ पे भी ले लीजिए थीटा कोण और यहाँ पे भी ले लेते हैं हम थीटा कोण। तो इस तरह से हमारा चित्र कंप्लीट होता है। एक बार और देखेंगे चित्र के बारे में। S और N क्या है, एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है। चुंबक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब बिंदु P को हम क्या करते हैं, S के साथ मिलाते हैं और बिंदु P को हम N के साथ मिलाते हैं। अब हम बिंदु P पर एक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करते हैं। ये उत्तरी ध्रुव है, ये भी उत्तरी ध्रुव है, तो ये प्रतिकर्षित करेगा तो इसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1। ठीक, ये S है और ये N है, तो ये आकर्षित करेगा तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 होगा। अब B1 के दो घटक प्राप्त होंगे, एक B1 cos थीटा क्षैतिज घटक, B1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक, B2 के भी दो घटक प्राप्त होंगे, B2 cos थीटा क्षैतिज घटक और B2 sin थीटा होगा ऊर्ध्वाधर घटक। इस तरह से ये चित्र हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब व्यंजक निकालेंगे हम इसका और इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वर्णन के बाद हम निकालेंगे व्यंजक। ठीक, तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे वर्णन कर लीजिए छोटा सा 2-4 लाइन का। तो चलिए वर्णन में लिखेंगे यहाँ पे, हाँ, माना NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L तथा चुंबक के मध्य बिंदु O से लंब अर्धक पर R दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, इतना लिखेंगे वर्णन में, सिर्फ इतना ही बस। वर्णन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका व्यंजक स्थापित करेंगे। तो व्यंजक चलिए हम निकालते हैं। तो जिस तरह से हम उसमें व्यंजक निकाले थे उसी तरह इसमें भी निकालेंगे हम। तो पहला N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो मैं ऊपर से लिख रहा हूँ। ठीक, यहाँ से लिखेंगे आप लोग। तो उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखिए, N ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा B1 इक्वल टू μ0/4π, और क्या होता है m/r का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा N और P, क्योंकि हमें इसके बीच की दूरी पता नहीं है N और P के, तो हम लिखेंगे सीधा इसको NP का स्क्वायर और इसे दे दीजिए आप समीकरण 1। ठीक, अब दूसरा
एस ध्रुव के कारण, दक्षिणी ध्रुव एस के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दक्षिणी ध्रुव तीव्रता क्या होगा, B2। ठीक, ये होगा B2 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2, तो ये होगा इसके बीच की दूरी S और P, तो ये होगा μg0/4 और m/SP का स्क्वायर, इसे देंगे हम समीकरण 2। ठीक, अब देखिए ये जो बिंदु है, बिंदु P जो है वो क्या है, चुंबक के लंब अर्धक पर स्थित है, अर्थात चुंबक को दो भाग में विभाजित कर रहे हैं बिंदु P, तो दो भाग में विभाजित कर रहे हैं, तो ये वाला जो भाग है, ठीक, O और S और ये O और N दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो इसकी भुजा अर्थात S और P और इसकी दूसरी भुजा N और P, ये दोनों भुजा भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कारण यह है कि चुंबक को बिंदु P दो भागों में विभाजित करता है, यह लंब अर्धक पर स्थित है, इसलिए SP और NP दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम बिंदु P, यहाँ से लिख रहा हूँ, बिंदु P चुंबक की लंब अर्धक पर स्थित है, लंब अर्धक पर स्थित है। तो बिंदु P क्या है, चुंबक के लंब अर्धक पर स्थित है, तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगे, SP और NP। ठीक, तो SP इक्वल टू होगा ये NP, यहाँ पे इसलिए का चिन्ह लगा लेना, इसलिए SP इक्वल टू NP। जब SP और NP ये दोनों बराबर होंगे तो NP के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 और SP के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो B1 इक्वल टू B2 होगा। ठीक, दोनों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, इसकी भुजा बराबर है तो ये भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा एक ही क्रिया रेखा में है, लेकिन वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। B1 साइन थीटा B2 साइन थीटा, तो विपरीत दिशा में होने के कारण वे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तथा B1 कॉस थीटा B2 कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपको जस्ट इसके नीचे में, ठीक, यहाँ पे एक लाइन आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत दिशा में होने के कारण आपस में निरस्त हो जाएंगे, तथा B1 कॉस थीटा और B2 कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, इतना लिखेंगे इसमें। ठीक, तो उसके लिखने के बाद हम फिर निकालेंगे अतः परिणामी तीव्रता, अतः परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या होगा, परिणामी तीव्रता B इक्वल टू ये होगा B1। ठीक, कौन कौन जुड़ेंगे, B1 कॉस थीटा B2 कॉस थीटा, B1 कॉस थीटा प्लस B2 कॉस थीटा, ये दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, तो चलिए जोड़ दीजिए इसको, तो B इक्वल टू ऊपर देखिए B1 और B2 दोनों आपस में बराबर है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये B1 कॉस थीटा और B2, ठीक, B1 और B2 दोनों आपस में बराबर है, तो B2 की जगह भी हम क्या रखेंगे, B1 रखेंगे, तो होगा B1 कॉस थीटा। ठीक, तो B इक्वल टू मिलेगा हमें, दोनों जोड़िए तो ये होगा B1 कॉस थीटा B1 कॉस थीटा, तो 2B1 कॉस थीटा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से B1 का मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो समीकरण 1 से मान रखने पर, चलिए B1 का मान रख दीजिए, तो B इक्वल टू मिलेगा हमें, ठीक, 2 और B1 के जगह रखेंगे हम इसको μ0/4 पाई और m/NP का स्क्वायर, m/NP का स्क्वायर। ठीक, अब इसको फिर दे देंगे हम समीकरण 3। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या किए हम, B2 को B1 में चेंज किए हैं। इसी तरह यदि B1 को यदि हम B2 में चेंज करते इसको, तो ये B2 होता और B2 मतलब समीकरण 2 से हम इसमें मान रखते। अब हमें समीकरण 2 का किसी भी तरह का काम नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं, हम चित्र के माध्यम से NP स्क्वायर का मान निकालेंगे और यहाँ पे कॉस थीटा भी है, तो ये कॉस थीटा भी लिख दीजिए, कॉस
थीटा और ये समीकरण 3। ठीक, कॉस थीटा और एन पी स्क्वायर का मान हम चित्र के माध्यम से निकालेंगे। तो कॉस थीटा का मान कैसे निकलेगा देखिए। ठीक, एन पी स्क्वायर का मान देख लीजिए, एन पी स्क्वायर। तो एन पी क्या है आपका, ये है आपका एन पी। ठीक, यही है ना आपका एन और पी। तो एन और पी तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे ओ पी एन में। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और एन पी स्क्वायर अर्थात कर्ण। ठीक, एन पी क्या होगा यहाँ पे, ये कर्ण होगा और ये होगा ओ और पी लंब होगा और ओ और एन होगा आधार। ठीक ठीक, तो त्रिभुज ओ पी एन में, त्रिभुज ओ पी एन में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताइए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, ठीक, इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, ये आधार का वर्ग, तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, तो ध्यान दीजिए, इसमें कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा पी एन। तो यहाँ पे हम कर्ण की जगह क्या रखेंगे, पी एन रखेंगे। तो ये होगा पी एन का वर्ग इक्वल टू लंब, लंब क्या है यहाँ पे, लंब ओ पी है। ठीक, ये वाला है ना लंब, ये। ठीक, तो ये ओ पी, ओ पी मतलब आर, लंब की दूरी क्या है आर, तो ये होगा आर का स्क्वायर प्लस आधार होगा ओ और एन। ठीक, आधार क्या होगा ओ और एन, तो ओ एन के बीच की दूरी क्या होगा, ये एल। ठीक, क्योंकि दो भाग में बांटे हम 2l को, एक एल यहाँ पे भी एल, तो ये होगा एल का स्क्वायर। ठीक, अब एन पी स्क्वायर का मान हम यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ एन पी का भी मान निकालेंगे। तो ये होगा पी एन इक्वल टू स्क्वायर पक्षांतर होता है तो क्या बनता है, वो उधर पक्षांतर होकर वो कर्णी बन जाता है। तो होगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और ये कर्णी बनेगा और कर्णी को हम लिख सकते हैं 1/2। क्या लिख सकते हैं, 1/2। ठीक, इसको मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ। ठीक, तो पी एन इक्वल टू मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये इसके घात में 1/2। अब हम क्या करते हैं, यहीं से कॉस थीटा का भी मान निकाल लेते हैं। ठीक, त्रिभुज से, तो कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। ठीक, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या होगा, आधार होगा ओ और एन। ठीक, आधार मतलब एल होगा और कर्ण होगा पी और एन। तो आधार मतलब ये एल और कर्ण होगा हमारे पास पी और एन। ठीक, ध्यान दीजिए, आधार बट्टे कर्ण। ठीक, इसी त्रिभुज से ले रहे हैं, तो आधार होगा ये वाला ओ एन अर्थात एल और कर्ण होगा पी और एन, तो ये कर्ण पी एन। अब ऊपर में देखिए जस्ट हम पी एन का मान निकाले हुए हैं, तो इस पी एन के मान को हम यहाँ पे रखेंगे। तो कॉस थीटा का मान मिलेगा हमें, कॉस थीटा का मान मिलेगा एल बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये 1/2। अब कॉस थीटा का मान और पी एन स्क्वायर का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 में कॉस थीटा और पी एन स्क्वायर की मान को रखने पर, ठीक, पूरा लिखेंगे उसको। तो समीकरण 3 में कॉस थीटा और पी एन स्क्वायर का मान हम रखेंगे, तो हमको ये मिलेगा बी इक्वल टू, ठीक, 2 म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई और ये होगा m/n/p स्क्वायर। एन पी स्क्वायर का मान देखिए ऊपर, देखिए एन पी स्क्वायर की जगह रखेंगे हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे तो होगा m/r स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये किसका मान है, एन पी स्क्वायर का। कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान यहाँ पे है गुणा l/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये 1/2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसके घात में है 1/2 और यहाँ पे इसके घात में कुछ नहीं, मतलब हम 1 लेंगे। तो ये दोनों का आधार समान है। जब आधार समान है तो घातांक के नियम से दोनों घात क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। अर्थात आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के घात में 1 और इसके घात में है 1/2। तो दोनों घात को हम यहाँ पे रफ कार्य करके देख लेते हैं। तो 1 धन 1/2, 2 एकम 2, 2 और 1 3/2 होगा। ठीक, और आधार क्या होगा, एक बार लिखाएगा तो ये हो जाएगा
बी इक्वल टू म्यू 0/4 टू को क्या करते हैं हम m के साथ जोड़ी बनाते हैं। देखिए m 2 और ये l, तो ये होगा m इंटू 2l बट्टी ये r² प्लस l² और ये घात में 1/2, तो होगा r² प्लस l²। ठीक, और दोनों को जोड़े हैं तो क्या मिला हमें 3/2, तो ये 3/2। ठीक, तो यहाँ पे बस m इंटू 2l का मान आपको और रखना पड़ेगा, फिर ये व्यंजक इसका निकलेगा, फिर हम चुंबक को छोटा लेंगे। अब हम जानते हैं m इंटू 2l अर्थात इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो कैपिटल M इक्वल टू होता है स्मॉल m इंटू 2l। ठीक, स्मॉल m इंटू 2l, तो m इंटू 2l के जगह रखेंगे हम कैपिटल M, तो b इक्वल टू मिलेगा हमें μ0/4 इंटू इसके जगह रखेंगे हम कैपिटल M बटे ये सेम होगा r² प्लस l² और इस पूरे के घात में होगा 3/2। अब इसे क्या करते हैं हम 3/2, इसे दे देते हैं समीकरण 4। ठीक, अब हम जानते हैं क्या करते हैं, यदि चुंबक छोटा हो, यदि चुंबक, ठीक, बहुत ही छोटा लेते हैं चुंबक को, इसको यहाँ से अलग कर देता हूँ मैं। यहाँ पे कंडीशन लेते हैं, यदि चुंबक अत्यंत छोटा हो, अत्यंत छोटा हो, ध्यान दीजिए चुंबक अत्यंत छोटा हो तो चुंबक की लंबाई क्या है 2l है। जब चुंबक छोटा होगा तो 2l अर्थात इसकी लंबाई भी क्या होगा, ये भी बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो चुंबक की लंबाई छोटा होगा लेकिन इसकी जो r की लंबाई है, इसके बीच की दूरी p के लिए, ठीक, ये लंबाई छोटा होगा क्या, नहीं, तो r की तुलना में ये जो l है वो बहुत ही छोटा होगा। अर्थात हम इसको ले सकते हैं l लेस देन r, मतलब l इक्वल टू 0। ठीक, क्या लेंगे हम l इक्वल टू 0, मतलब चुंबक की जो लंबाई है वो नगण्य होगी। कब की स्थिति में, यदि चुंबक अत्यंत छोटा हो तब। अब l का मान हम समीकरण 4 में रखेंगे l की जगह, तो समीकरण 4 में l बराबर 0 रखने पर तो ये मिलेगा हमें b इक्वल टू μ0/4 इंटू कैपिटल M अपॉन r² प्लस 0 का स्क्वायर और ये घात में 3/2। हल करिए, b इक्वल टू क्या मिलेगा हमें μ0/4 और ये m अपॉन ये 3/2 यहाँ पे आएगा तो इसके घात के साथ गुणा होगा, तो ये होगा 3/2 अर्थात ये 2 के साथ गुणा, तो 2 गुणा 3/2। ठीक, दोनों घात आपस में कटेंगे तो इसका हमें फाइनल व्यंजक मिलेगा b इक्वल टू μ0/4 और m अपॉन कैपिटल M अपॉन r, ये 3 बचेगा, हाँ, ये वाला 3, तो ये r का क्यूब। ठीक, और यही क्या है, अक्षीय स्थिति के लिए अभीष्ट व्यंजक है। b इक्वल टू μ0/4 कैपिटल M अपॉन r का क्यूब। और इसी के साथ हम आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। आज मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अक्षीय स्थिति में जिस तरह से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरह से इसमें भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए।